मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सोहन इंस्टीट्यूट में। सीटेट का फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है तो फॉर्म फिल कर दीजिए। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सीटेट की क्लास को शुरू किया जाए, तो देखिए यह बात मैं पहले ही आपको स्पष्ट कर देता हूं कि सीटेट की प्रॉपर क्लास चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेनली फोकस है वो सुपर टेट एग्ज़ाम को लेकर के है और यूपी टेट के एग्ज़ाम को, क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट दोनों के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए जो मेरा मेनली फोकस है वो सुपर टेट एग्ज़ाम को लेकर के है। रही बात सीटेट की, तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हो सकता है यहाँ पर करा दिया जाए, लेकिन सीटेट की प्रॉपर क्लास चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आइए आज क्लास को शुरू करेंगे हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन में दिया है अनुज, द्विज, अग्रज या फिर सर्वज्ञ। सभी लोग देखिए उत्तर जरूर किया करें। जिसका जन्म पहले हुआ हो इसके लिए एक शब्द होगा अग्रज। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 2, पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है तनय, बी में दिया है सुता, सी में दिया है दुहिता और डी में दिया है आत्मजा। आपको बताना है कि पुत्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा जो है नहीं है इनमें से। देखिए सुता, दुहिता और आत्मजा ये तीनों जो है पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन तनय देखिए पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, ना कि पुत्री का। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा था कौन जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तनय जो है पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध रूप चुनिए। आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, बी में दिया है हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, सी में दिया है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रही है और डी में दिया है हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। आपको बताना है कौन सा वाक्य जो है शुद्ध दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन ए में दिया है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। देखिए सौभाग्यवती उसके लिए प्रयोग होता है जिसकी शादी जो है हो चुकी हो, तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा। और देखिए सी में भी सौभाग्यवती दिया है, इसलिए हमारा उत्तर यह भी नहीं होगा। और डी की बात करें तो हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है, यह भी जो है गलत दिया हुआ है। और बी विकल्प देखेंगे हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यही जो है शुद्ध दिया हुआ है, इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए में दिया है रूढ़, बी में दिया है यौगिक, सी में दिया है योगरूढ़ और डी विकल्प में दिया है निरर्थक। आपको बताना है घुड़सवार शब्द जो है निम्न में से क्या है। रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, योगरूढ़ शब्द है या फिर निरर्थक शब्द है। देखिए घुड़सवार शब्द जो है यौगिक शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए दो शब्दों के मेल से बने हुए शब्द को यौगिक शब्द कहा जाता है और जिनके सार्थक खंड हो सकें वे जो हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अजायब घर है। चलिए आपको बताना है कि अजायब घर जो है कैसा शब्द है। देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या फिर संकर शब्द है। देखिए अजायब घर जो है संकर शब्द है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दो भाषाओं के मेल से बने हुए शब्द को जो है संकर शब्द कहा जाता है। देखिए इसमें अजायब जो है अरबी भाषा का शब्द है और घर जो है हिंदी भाषा का शब्द है। और अभी हमने बताया कि दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बनते हैं उन्हें जो है संकर शब्द कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको इनमें से।
निशाकर, निशाचर, तरण या फिर कृषाणु। देखिए तरण जो है सूर्य का पर्यायवाची होता है और निशाचर जो है राक्षस का पर्यायवाची होता है। यहाँ आपसे चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निशाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलेंगे। चंदायन के रचयिता हैं, ऑप्शन ए में दिया है मलिक मोहम्मद जायसी, बी में दिया है मंझन, सी में दिया है कुतुबन और डी में दिया है मुल्ला दाऊद। आपको बताना है चंदायन के रचयिता कौन हैं। देखिए चंदायन जो है 1379 ईस्वी की रचना है। यह रचना जो है मुल्ला दाऊद की है। यह सूफी प्रेमाख्यान ग्रंथ है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे सूफी काव्यधारा का जो है प्रथम ग्रंथ माना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, बी विकल्प में दिया है शांत प्रिय द्विवेदी के नाम पर और सी विकल्प में दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, डी में दिया है सोहनलाल द्विवेदी के नाम पर। आपको बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण जो है किसके नाम पर हुआ है। देखिए द्विवेदी युग का नामकरण जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है और द्विवेदी युग का जो समय सीमा है वह 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, छायावादी प्रवृत्ति रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी सुमित्रानंदन पंत की कविता में, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में या फिर श्रीधर पाठक में। देखिए वैसे तो छायावाद की प्रथम रचना जो है जयशंकर प्रसाद की झरना है जो कि 1918 में आई और इसको जो है छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद की रचना झरना को। लेकिन देखिए इसमें जयशंकर प्रसाद को दिया नहीं है। और इसके अलावा बात करें सुमित्रानंदन की प्रथम छायावादी रचना है उच्छ्वास जो कि 1920 में आई। तो देखिए जयशंकर प्रसाद इसमें दिया नहीं है, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत की कविता में जो है छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले दिखाई पड़ी। वैसे तो सबसे पहले जो है हमने बताया कि जयशंकर प्रसाद की रचना झरना है 1918 में आई, लेकिन जयशंकर प्रसाद दिया नहीं है इसमें, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुमित्रानंदन पंत की कविताओं में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगर यहाँ जयशंकर प्रसाद दिया होता तो वो आपका विकल्प सही हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यह प्रश्न उम्मीद है आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। ऑप्शन ए में दिया है पहला तार सप्तक, बी में दिया है प्रथम तार सप्तक, सी विकल्प में दिया है तार सप्तक और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करें अगर तो देखिए 1943 में अज्ञेय के नेतृत्व में एक पत्रिका प्रकाशित हुई जिसमें 7 कवियों को एक ढंग की रचनाओं के कारण एक सूत्र में पिरोया गया जिसे तार सप्तक नाम दिया गया। और तार सप्तक के कवियों में अज्ञेय, गिरजा माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन और रामविलास शर्मा आते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तार सप्तक। पूछ रहा था कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या था। तो आपका उत्तर होगा तार सप्तक। सी उत्तर यहाँ पर सही होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करेंगे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अपने अपने पिंजरे आत्मकथा जो है किसकी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमिषारण्य की, जयप्रकाश करदम की या फिर शिवराज सिंह बेचैन की। देखिए अपने अपने पिंजरे जो है यह आत्मकथा है मोहनदास नैमिषारण्य की।
सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अपने अपने पिंजरे जो है यह हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी की पहली दलित आत्मकथा कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा अपने अपने पिंजरे जो है हिंदी की पहली दलित आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे चलेंगे। इदन मम किसकी रचना है? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इदन मम रचना किसकी है? ममता कालिया की, मंडू भंडारी की, चित्रा मुदगल की या फिर मैत्री पुष्पा की? देखिए, इदन मम जो है उपन्यास है मैत्री पुष्पा का। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इदन मम जो है रचना है यह एक उपन्यास है और यह रचना जो है मैत्री पुष्पा की है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सा उपन्यास जो है बालकृष्ण भट्ट का है आपको बताना है। 100 अजान और एक सुजान, धूर्त रसिक लाल, सी में दिया है निस्सहाय हिंदू और डी में दिया है श्यामा स्वप्न। देखिए, ये सभी जो हैं उपन्यास हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 अजान और एक सुजान। ए विकल्प यहाँ पर सही होगा। और जबकि धूर्त रसिक लाल जो है यह रचना है मेहता लज्जाराम शर्मा की। जबकि निस्सहाय हिंदू उपन्यास है राधा कृष्णदास का और श्यामा स्वप्न जो है उपन्यास है जगमोहन सिंह ठाकुर का। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 100 अजान और एक सुजान। यह उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। ऑप्शन ए में दिया है बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, बी में दिया है शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से, सी विकल्प में दिया है दार्शनिक श्रेणी के चरित्रों द्वारा लंबे भाषण तथा अल्पज्ञ चरित्रों द्वारा उपदेश दिलाने से, और डी में दिया है साधारण स्तर की स्त्रियों के साथ उत्कृष्ट कोटि की स्त्रियों को एक ही मंच पर ले आने से। कौन सा विकल्प सही होगा? यहाँ प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी क्यों आई है। बहुत कम चरित्रों को शामिल करने से, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। तो बिल्कुल यही इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की जो कसावट है उसमें कमी आई है क्योंकि शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। और देखिए, यह मुंशी प्रेमचंद का आखिरी उपन्यास था गोदान। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। कवि केशवदास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या फिर रतन बावनी? प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कवि केशवदास की कौन सी कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है, उनकी वह कौन सी रचना है? तो देखिए, वह रचना है रामचंद्रिका। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण का कराना, और डी में दिया है उपरोक्त सभी। देखिए, यह शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना यहाँ पर होना चाहिए था, फिर भी सही दिया हुआ है। आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान होना या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, एक आदर्श हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है व्याकरण का ज्ञान होना, हिंदी साहित्य का ज्ञान होना और शुद्ध उच्चारण भी उसे आना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी जो है हिंदी शिक्षक के लिए आवश्यक है। डी विकल्प यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलेंगे। नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्षा अभिनय प्रणाली,
रंगमंच प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली या फिर व्याख्या प्रणाली। देखिए, नाटक शिक्षक की उपयुक्त विधि है कक्षा अभिनय प्रणाली। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन या फिर मुक्तिबोध। देखिए, लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, तुलसी को लोक मंगल का कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए, यहाँ पूछ रहा था कि लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन है, तो आपका उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास। और तुलसीदास को लोक मंगल का कवि किसने कहा, तो आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षा, मुमूर्षु, मुमुक्षु या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, मुमुक्षा नहीं होगा और मुमूर्षु भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। आगे बढ़ेंगे। उपकार न मानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रश्न नंबर 20 में दिया है, उपकार न मानने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ या फिर अपकारी। देखिए, उपकार न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा कृतघ्न। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, सेशन कैसा रहा कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। और सेशन यदि आपको पसंद आया तो एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग क्लास को अपने मित्रों में ज़रूर शेयर किया करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में लगातार बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।